मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो चलो बच्चों आगे पढ़ाई स्टार्ट करें हम लोग। तो देख बेटा, कल हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो गया था बेटा, है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेटा ग्रेविटेशन, है ना। ग्रेविटेशन इसलिए बेटा क्योंकि ग्रेविटेशनल में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारी सिमिलरिटी है ना बच्चा, है ना। अगर हम लोग इलेक्ट्रो के बाद ग्रेविटेशन करते हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है बेटा, है ना, कि जितने सारे कॉमन कॉन्सेप्ट हैं उसमें हमारा टाइम सेविंग हो जाता है ना, और बहुत जल्दी ये टॉपिक निकल जाएगा, सारी बातें भी हो जाएगी, कोई बात छूटेगी भी नहीं, और ये टॉपिक जल्दी निकल भी जाएगा, है ना बेटा। तो देखो ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर मैं डिफरेंस कहूं तो सबसे पहली बात क्या कहोगे कि वो था बेटा चार्ज और चार्ज की बात, ये है बेटा मास और मास की बात, है ना। दो मास के बीच का फोर्स, वो था दो चार्ज के बीच का फोर्स, है ना बेटा। ठीक है, दूसरी बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फोर्स बेटा अट्रैक्टिव भी था और रिपल्सिव भी था, है ना। बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अट्रैक्शन की बात कब करते थे बेटा, बोलो। जब अपोजिट चार्ज हो तो अट्रैक्शन, और अगर सिमिलर चार्ज हो तो रिपल्सन, है ना बच्चा। लेकिन ग्रेविटेशन में कभी भी रिपल्सन नाम की चीज नहीं होगी बेटा, हमेशा अट्रैक्शन ही होगी, है ना बच्चा। ठीक है, पहले हमारा था बेटा क्या, कूलम्स लॉ, है ना बेटा, वहां था कूलम्स लॉ, यहाँ हो जाएगा क्या बेटा, न्यूटन्स लॉ, है ना। यहाँ हो जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना बेटा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहोगे, मान लो दो मासेस m1 और ये m2, इन दोनों के बीच की दूरी बेटा ये r क्या है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, किसके मुकाबले में, साइज ऑफ बॉडीज, दोनों बॉडीज के साइज के मुकाबले में r जो है बेटा ये बहुत बड़ा है ना। ठीक है, मतलब जैसे कूलम्स लॉ में था ना बेटा पॉइंट चार्ज, वैसे ही क्या हो गया बेटा ये पॉइंट मास हो गया, है ना। तो दोनों बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ करेंगे अट्रैक्ट, है ना बेटा, और इनके अट्रैक्शन का फोर्स हमेशा बराबर होगा, है ना बेटा, एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो F इक्वल टू क्या होता है बेटा, बोलो, G m1 m2 बाई r स्क्वायर, है ना बेटा। इसको अगर तुम वेक्टर के फॉर्म में कहना चाहो तो कैसे कहते हैं हम लोग, हैं माइनस ऑफ जी m1 m2 बाई r क्यूब इंटू r वेक्टर, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही क्या था बेटा, प्लस था ना, बोलो, है ना बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब दो चार्जेस की बात करते थे बेटा और दोनों चार्जेस अननोन मानते थे, तो अननोन चार्जेस कैसा मानते हैं हम लोग, बोलो, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव मानते हैं ना बेटा। तो पॉजिटिव चार्जेस में क्या लेते थे हम लोग, रिपल्सन लेते थे, है ना बेटा। यहाँ बात किसकी हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की, अट्रैक्शन फोर्स की, इसलिए यहाँ नेगेटिव है ना बच्चा। ठीक है, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना बेटा। अच्छा बताओ इस जी का वैल्यू क्या है, जियो क्या बोलते हैं, जी का नाम बताओ, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लिख दे रहा हूँ, जी हमारा है बेटा 6.67 into 10⁻⁻24 कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, है ना बच्चा, बोलो -11 है। अच्छा यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, बोलो, हर जगह कांस्टेंट रहता यूनिवर्सल है। कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन क्यों बोलते हैं, सेम होती है। बिल्कुल सही बात। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि मीडियम बदलने से इस कांस्टेंट को चेंज करना पड़ता था ना हम लोग को बेटा, है ना। लेकिन ग्रेविटेशन में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चा, है ना। ग्रेविटेशन में ये जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा बच्चा, है ना। इस कांस्टेंट में कोई बदलाव नहीं होगा। और वैल्यू कितनी है इसकी, 6.67
10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं बेटा 20/3 इंटू 10⁻11? बोल बच्चा, बोल सकते हैं ना अप्रोक्सीमेटली? सॉल्व करने में आसानी होगा इससे, है ना बेटा? अब देखो अगला पॉइंट, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड था बेटा, वैसे ही हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, है ना बच्चा? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या बोलते थे, ई ना, यहाँ भी ग्रेविटेशनल फील्ड में ई लिख दे रहा हूं। ठीक है बच्चा, इसका मतलब अगर कोई मास किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा बेटा, तो ये मास ग्रेविटेशनल फील्ड्स के सेम डायरेक्शन में फोर्स महसूस करेगा, F बराबर एम ई, है ना बेटा? और E का डेफिनेशन क्या होगा? तो वैसे ही F लिमिट M टेंड्स टू 0, है ना बच्चा? इसका क्या मतलब हुआ, M की वैल्यू बहुत छोटी, है ना बेटा? बिल्कुल सेम तरीके से लिख लो। ये देखो अभी से लिखा है, सर विदाउट चार्ज एनीथिंग हाउ ग्रेविटी वर्क्स। तो अभिषेक सोच रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी चार्ज की वजह से है, लेकिन बेटा सोचने की बात है कि अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स चार्ज की वजह से होता, तो फिर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को नाम देने की जरूरत ही क्या थी बेटा? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही काम कर लेते इसमें भी, है ना? अगर चार्ज से इसका कोई संबंध नहीं, तभी तो बेटा ये अलग से पढ़ रहे हैं ना हम लोग। क्यों नोट करो? ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ बताया नहीं बेटा इसमें। मैंने कहा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यह ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड भी था वेक्टर बेटा, और ग्रेविटेशनल फील्ड भी हमारा वेक्टर ही है। हेलो हाँ बोलो सर, 20/3 इंटू 10⁻11 के बाद क्या लिखा हुआ है? इंटू 10⁻11 के बाद डू, सेम यूनिट जो लिखा है ऊपर यूनिट वही सेम यहाँ पे है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नहीं दिख रहा साफ क्या? वीडियो तो सही है बच्चा। तो मेरा नेट नहीं सही है। अच्छा बिल्कुल सेम तरीके से ही काम करना है, बस ये ध्यान देना है जैसा फोर्स वहां लगाते थे वैसे यहाँ ही फोर्स लगाओगे। बस ध्यान रखोगे कि यह फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स है बेटा, इसमें कभी रिपल्सन नहीं हो सकता। हो गया बच्चा? यस सर। तो बता बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्या था फॉर्मूला हम लोग का? KQ/R²। KQ/R², है ना बेटा? जैसे मान लो, अगर कहते थे बेटा कि मान लिया जाए कि अगर कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, अगर कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे है कैपिटल Q, है ना बेटा? तो यहाँ से R की दूरी पे, यहाँ से R की दूरी पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बोला करते थे ना, दिस इज इक्वल टू KQ/R²। बोलो बच्चा, यस सर। ठीक है ना? लेकिन अब जब बात किसकी हो रही है बेटा?
ग्रेविटेशन की, ये मास हो गया। तो मास का जो फोर्स होगा हमेशा कैसा होगा बेटा, अट्रैक्टिव होगा ना बेटा। तो यहाँ फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ कर देंगे, है ना बेटा। के की जगह पे क्यू, के की जगह पे जी, और क्यू की जगह पे एम, बाकी सारी चीजें सेम, है ना बेटा। ठीक है, जैसे कि मान लो रिंग हो हमारे पास, एक रिंग हो बेटा, रिंग पे अगर मास हो, रिंग पे मान लेते हैं चार्ज क्यू, और इसका रेडियस जो है बेटा ये कैपिटल आर है। रिंग पे चार्ज क्यू मान लो, रेडियस आर मान लो, है ना बेटा। तो यहाँ से एक्स की दूरी पे यहाँ पे क्या लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो E इक्वल टू के क्यू एक्स बाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है ना बेटा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ होती थी मैक्सिमम, सर आर बाई रूट 2 पे, R बाई रूट 2 पे, है ना बेटा। अब अगर यही सवाल ग्रेविटेशन में हो तो ये हो जाएगा M, ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा अट्रैक्टिव, है ना। K की जगह पे G, Q की जगह पे M, है ना। बस बाकी सब कुछ सेम, जैसे वहां बोलते थे R बाई रूट 2 मैक्सिमम होगा, यहाँ भी कहोगे R बाई रूट 2 पे मैक्सिमम होगा। ठीक है बच्चा, यस सर। सारे फॉर्मूले सेम, है ना। जैसे कि मान लो इनफाइनाइट लाइन चार्ज था ना बेटा, है ना, इनफाइनाइट लाइन चार्ज और फाइनाइट लाइन चार्ज याद है ना। यहाँ बोलते थे कि एंगल मान लिया जाए अल्फा और एंगल मान लिया जाए बीटा, है ना बेटा। तो क्या बोलते थे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, है ना बेटा, एक ऐसे कंपोनेंट एक ऐसे कंपोनेंट, बोलो, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो बोलते थे कंपोनेंट, लेकिन चूंकि अब ग्रेविटेशन हो गया तो रिपल्सन यहाँ होगा नहीं, यहाँ अट्रैक्शन होगा बेटा, है ना। तो अब कहते हो इसका मास अगर लैम्डा है, लैम्डा केजी पर मीटर, पहले था लैम्डा कूलम पर मीटर ना बच्चा, पहले था लैम्डा कूलम पर मीटर, अब कह दो लैम्डा केजी पर मीटर, है ना बच्चा। तो क्या कह देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड, इस वाले फील्ड की जगह पे ऐसा फील्ड अट्रैक्टिव, और इस वाले फील्ड की जगह पे बेटा ऐसा फील्ड, है ना। ये हो जाएगा E पैरेलल और ये हो जाएगा E परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस R। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, E परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या था बेटा, याद करो, K लैम्डा बाई R, लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन बीटा, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना बेटा। और E पर पैरेलल इक्वल टू जी लैम्डा बाई आर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, है ना। अगर इनफाइनाइट होगा तो वहां था 2k लैम्डा हो बाई जाएगा, आर, यहाँ हो जाएगा 2g लैम्डा बाई आर, है ना बेटा। ठीक है, अगर होता था डिस्क, अगर होता था डिस्क हमारे पास, तो यहां से डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे बेटा, अभी बोले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड x पे, चलो x मान लेते हैं, और ये हमारा रेडियस r, और इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर लिया था बेटा, और इस एंगल को बोला था हम लोगों ने थीटा, याद है ना। ठीक है, और लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखी थी हम लोगों ने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, है ना बेटा। अब देखो, जो पहले हमारा था बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था ना, यस सर। ठीक है, उसकी जगह पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, अब जी बोल रहे हैं ना बेटा। तो बताओ 1/एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 4 पाई जी, बोलो बेटा 1/एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 4 पाई जी। तो 4 पाई जी बाई 2, ये हो जाएगा 2 पाई जी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ग्रेविटेशन में, बन जाएगा 2 पाई जी सिग्मा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चा, है ना। सिग्मा यहाँ पे क्या होगा, तो कहोगे सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, हर फॉर्मूला बिल्कुल सेम, चाहे वो स्फेयर हो, है ना बेटा, चाहे वो स्फेयर हो, चाहे वो सिलेंडर हो, है ना बेटा, सारे फॉर्मूले बिल्कुल सेम तरीके से ही इस्तेमाल करने हैं। बस के की जगह पे क्यू, और के की जगह पे जी, और क्यू की जगह पे एम। और ध्यान रखना है कि फील्ड हमेशा क्या होगा, ये अट्रैक्टिव होगा, है ना बेटा। याद है ना, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो कैविटी होता था बेटा,
नॉन कंडक्टिंग कैविटी के अंदर कैसा था फील्ड, याद करो तो। सर E/3 लैम्डा। नहीं बच्चा, मैंने कहा था यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रो ए रो बाय ए r by 3 लैम्डा। एप्सिलॉन नॉट, यस रो सर। a by 3 रो ए एप्सिलॉन, बाय है ना 3 बेटा। एप्सिलॉन। यस सर। और a क्या था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यस सर। है ना। यहाँ भी सेम तरीके से बोलेंगे बेटा कि अगर कोई स्फीयर हो, है ना बेटा, क्योंकि ग्रेविटेशन में तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग की बात तो होगी नहीं, यस। है ना बेटा। ग्रेविटेशन में कंडक्टर नॉन कंडक्टर के बात तो होगा ही नहीं बच्चा। यहाँ सीधे क्या बोलेगा तुम कि कैविटी के अंदर जो फील्ड होगा वो कितना होगा, 1/ε0 की जगह पे हो गया 4πg इंटू रो a by 3। रो पहले था कूलम पर मीटर क्यू, अब हो जाएगा केजी पर मीटर क्यू। ठीक है सर ए वही तो यहाँ पर डिस्टेंस होगा। सर ए बच्चा? वही, सर जो ये फॉर्मूला जो दूसरा ग्रेविटेशन में चेंज हुआ नॉन कंडक्टिंग के लिए, तो ए वही मतलब डिस्टेंस रहेगा सेंटर से। हाँ, डे वही रहेगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सर हाँ बोलो। यहाँ पर लैम्डा का नाम चेंज होगा क्या? लैम्डा का नाम नेम चेंज होगा सर यहाँ पर? पहले क्या था नाम बताओ। लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब क्या होना चाहिए, लीनियर मास डेंसिटी। क्या पहले था सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब होगा सरफेस मास डेंसिटी। हो गया बच्चा? यस सर हो गया। देख बेटा, मान ले क्वेश्चन हमारा ये है बेटा कि एक मान ले ये हमारा एक फिक्स्ड मास, ये मास फिक्स्ड है, इसका मास है बेटा 4m। ठीक है,
और ये भी हमारा एक फिक्स्ड मास बेटा, इसका मास m, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है बेटा ये है 10r, ठीक। और सोचो यहां से 5r की दूरी पे छोटा सा मास को रख के छोड़ दे स्मॉल m को, तो सवाल कहता है फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ m रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है बच्चा, बनाओ तो। सर हाँ बेटा बोल। सर चैट पे आंसर लिखें कि अभी यहाँ पे बता दें? चैट नहीं, चैट पे डिसेबल्ड आंसर है, लिखो, चैट ऑन चैट करता हूँ। डिसेबल्ड है। ऑन कर दिया। ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। सही है। गर्वित, दीपक, अभिषेक, राखी, वैष्णवी, संदीप, क्वाजी, सजन, पर्व, इतने लोग का आंसर आया। गुड। तो देखो बच्चा, हम क्या करेंगे यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड निकाल लेंगे, है ना। क्या बोलेंगे सॉल्यूशन में, रिजल्टेंट फील्ड नियर स्मॉल m E इक्वल टू कितना बोलेंगे बेटा, इसके वजह से ये हो जाएगा बेटा G 4m बाई 5r का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा GM बाई 5r का स्क्वायर। होगा? बोलो, होगा बोलो। अब बताओ, इसके वजह से और इसके वजह से इस जगह पे रिजल्टेंट फील्ड जो होगा बेटा, इन दोनों का फील्ड ये सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट। अपोजिट ना, तो माइनस हो जाएगा ना बेटा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3GM बाई 25r स्क्वायर। बोलो बेटा, होगा? ठीक है। तो अब बताओ रिजल्टेंट फील्ड बताओ बेटा, किसका फील्ड डोमिनेट करेगा? 4m का सर। 4m का ना, अट्रैक्टिव ना होता है बेटा, तो रिजल्टेंट फील्ड यहाँ कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा ना बेटा, बोलो E। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या होगा 3GM बाई 25r स्क्वायर। तो पूछा गया था बेटा हमें एक्सेलरेशन, तो क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन? फोर्स बाई मास। फोर्स कितना बेटा?
एम ई बाई एम, है ना। तो देखो तो एम कट गया ना, सिर्फ ई ना आया बेटा, बोलो यस सर, क्या यस सर, समझ में आई बात है हम लोग को कि एक्सेलरेशन बेटा, है ना, और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही ना होता है बेटा हमेशा, यस बोलो सर। दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही ना होता है हमेशा। आगे देखो क्वेश्चन, सर इसे नोट बना के लिख ले, हाँ लिख लो। इसे नोट में। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा बच्चा। The acceleration due to gravity in electric field. सर न्यूमेरिकली सेम होगा ना? हाँ न्यूमेरिकली सेम होगा। करो। सर ये रेक्टेंगल है। हाँ हाँ बेटा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड सेम ही होता है हमेशा। आवाज ठीक से नहीं आ रही बेटा अमित। हेलो हाँ बोलो। सर, चैट डिसेबल कर दिया है क्या आपने? एक मिनट। सर चैट हाँ डिसेबल ऑन कर कर दिया, दिया है क्या? भेजो भेजो आंसर भिजवाएगा। उस्मान का आया, अमित शुक्ला का आया।
संदीप, आयुष, उत्कर्ष, पर्व, लुभावनी, वैष्णवी, दीपक, अनिकेत कुमार, विकास, अभिषेक, सृजन, कनक, राखी, प्रणय, विकास, सत्यम, अमित, देखो तो बच्चा, ये अगर 6R है बेटा और 8R है तो ये हो जाएगा 5R होगा बेटा। ये सब हो जाएगा 5R, बोलो। यस सर। सारा डिस्टेंस हमारा हो जाएगा बेटा, मान लिया मैंने R, सारा डिस्टेंस R बच्चा। अब बोलो, अगर मैं इसको यहां से ऐसे मिलाऊं बेटा और यहां से ऐसे मिलाऊं तो क्या सारा एंगल 45 होगा बेटा? बोलो, क्या सारा एंगल 45 होगा? नो सर। नहीं ना होगा बेटा, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है ना। अब देखो ये 3R है बेटा, तो ये 4R है, देखो ये 4R ना और ये 5R, इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा बेटा 37 डिग्री, है ना। और ये हमारा एंगल हो जाएगा बेटा 53 डिग्री, बोलो होगा? ये बात समझा ना, ये 37 होगा और ये 53 होगा, ठीक है। तो अब देखो, इस पे अगर निकाला जाए रिजल्टेंट फील्ड, तो देखो बेटा रिजल्टेंट फील्ड के लिए, रिजल्टेंट फील्ड की बात करें अगर, तो देखो बच्चा, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे इसके वजह से ऐसा होगा ना बेटा, G 2m बाई R स्क्वायर, और इसके वजह से ऐसे होगा बच्चा, इसके वजह से ऐसा होगा, कितना होगा? G 4m बाई R स्क्वायर। अब इन दोनों की बात करें बेटा, इसकी बात करें तो ऐसे हो जाएगा बेटा G m बाई R स्क्वायर। इसके वजह से क्या होगा? G 3m बाई R स्क्वायर, बोलो बेटा होगा? होगा? तो अब देख बच्चा, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट तो ऐसे आएगा ना बेटा, बोल आएगा ना बेटा, बोल ऐसे आएगा, कितना आएगा? G 2m बाई R स्क्वायर, और इन दोनों का बेटा रिजल्टेंट ऐसे आएगा, बोलो ये भी क्या होगा? G 2m बाई R स्क्वायर, बोल बच्चा, ठीक है। तो अब देखो बेटा,
इधर का जो हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल है 37, बोलो ये हमारा एंगल है 37, तो ये भी एंगल 37 ना होगा बेटा, बोल ये भी हमारा एंगल क्या हो जाएगा 37। ठीक है बेटा, तो रिजल्टेंट फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, किस तरह किधर आएगा बेटा, बोलो माइनस जी कैप। नीचे आएगा ना बेटा, है ना, तो जाएगा 2 इंटू G2M बाई आर स्क्वायर कॉस 37, बोलो साइन 37 सबका हो जाएगा बेटा कैंसिल। यस सर। अच्छा वीडियो ब्लर्ड है क्या, नहीं बेटा वीडियो सही है, क्लियर है। एकदम क्लियर है बेटा वीडियो तो। सही है सर। संध्या तुम्हारा नेट कमजोर होगा बेटा, चेक कर लो। देखो बेटा रिजल्टेंट फील्ड हमारा इतना आएगा, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5 ना, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8/5 इंटू G2M बाई आर स्क्वायर कितना, आर कितना था बेटा, ये 5R था ना, तो हो जाएगा हमारा 5R स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो कितना हो जाएगा ये 16/125 GM बाई आर स्क्वायर, बोलो बच्चा होगा, है ना। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होगा, GM A इक्वल टू 16/125 16/125 GM बाई आर आर स्क्वायर, बोलो हो गया बच्चा, समझ में आ गई बात, बोलो बोलो। सर बोले रिजल्टेंट फील्ड का सर एक बार फिगर फिर से बता दीजिएगा। इन दोनों का ये समझ में आया, यस सर। इन दोनों का ये, बोलो यस दोनों का एंगल, तो दोनों का एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा बच्चा, सिर्फ वाई में आएगा रिजल्टेंट। देख बेटा क्वेश्चन, मान ले ये अगर एक मास, ये अगर एक मास बेटा मान ले कैपिटल M, है ना, और ये दो मास, ये मास स्मॉल m और ये मास भी स्मॉल m, ये डिस्टेंस भी r और ये डिस्टेंस भी r, ये दोनों जो है बेटा ऐसे ऐसे सर्किल में घूम रहे हैं। ठीक है बच्चा, और ये हमारा सर्किल का सेंटर है और यही मास m है। कहता है फाइंड स्पीड ऑफ m, m की स्पीड क्या होगी, बनाओ। सर्कुलर मास मोशन में किसी पार्टिकल का कितना होता है बेटा एक्सेलरेशन, MB/R v² r ना बच्चा। V²/R। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v² r, करो।
नहीं नवदीप गलत है बेटा, सोचे करो, जल्दीबाजी नहीं। सर एक ही स्मॉल एम है ना जो घूम रहा है सर। फिर से बोल बेटा। सर एक ही स्मॉल एम है ना जो घूम रहा है। ये दो स्मॉल है बेटा, दोनों तरफ स्मॉल है, 2 पॉइंट मास है। लिवावनी ठीक से कर बच्चा, दोनों मास एम ही है, स्मॉल एम 2 मास है, टोटल सिस्टम में 3 मास है। कैपिटल एम सेंटर पे है, दोनों स्मॉल एम घूम रहे हैं चारों तरफ। उस्मान तुम भी ठीक करो, उस्मान नवदीप लिवावनी। सर एक बार क्वेश्चन सर फिर से एक्सप्लेन कर देना सर। मान ले बेटा पॉइंट मास कैपिटल एम रेस्ट में है ना, यस सर। सेंटर पे, और 2 पॉइंट मास स्मॉल एम उस कैपिटल एम के चारों तरफ स्मॉल आर के रेडियस में घूम रहे हैं। यस सर। मेरा सवाल है कि स्मॉल एम मास की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सॉरी स्मॉल एम वाले का स्पीड कितना होगा। संदीप का बेटर आंसर है, दक्ष का भी बेटर आंसर है। सृजन भी ठीक जा रहा है, तो भावने गलत हो गया तुम्हारा बेटा। अभी वैष्णवी गलत, लक्ष्य शिवम दोनों गलत बेटा, उस्मान सही है। आयुष चेक कर बच्चा, विकास गलत, अनिकेत भी गलत, लुभावनी सही हो गया अब तुम्हारा। देखो बच्चा, सॉल्यूशन के लिए तो देख बेटा, अगर हम इस स्मॉल एम पे फोर्स निकालें तो क्या बोलेंगे बेटा, बोलोगे कैपिटल एम की वजह से सेंटर की तरफ फोर्स होगा बेटा, कितना होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर होगा बच्चा। और स्मॉल एम की वजह से इस पे कितना फोर्स होगा, इस पे कितना फोर्स होगा, तो होगा जी एम स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर होगा। ठीक, तो देखो बच्चा ये दोनों फोर्स जो है सेंटर की तरफ है ना बेटा, और कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ होता है बेटा उसी को ना बोलते हो सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो इसका सेंटर की तरफ हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, लिखेंगे जी एम स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया v स्क्वायर बाई आर, है ना। सब का m कैंसिल हो गया और सब का r कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ये होगा बेटा जी एम बाई 4r प्लस जी कैपिटल M बाई r, है ना। सो v इक्वल टू g बाई r, कॉमन निकाल लो बेटा, तो क्या हो गया स्मॉल m बाई 4 प्लस कैपिटल M का स्क्वायर रूट।
ये हमारा आ गया बेटा आंसर। ठीक है, लिख लो। बनाओ। इन 4 पार्टिकल के अलावा और कोई पार्टिकल नहीं है बच्चा, आपस में अट्रैक्शन फोर्स की वजह से सर्किल में घूम रहे हैं। तो सारे पार्टिकल का स्पीड निकालना है, और शेप ये एक स्क्वायर है। सारा एंगल 90 डिग्री है। जतिन, उत्कर्ष चेक कर बच्चा। जतिन का सही है। उस्मान भी, तुम्हारा मेथड भी सही है। दक्ष मेथड सही है। आयुष का मेथड सही है। मेथड तुम लोग का सही है बेटा, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन अपना।
लुभावनी गलत है बेटा तुम्हारा। संदीप ठीक जा रहे हो तुम? वैष्णवी चेक करो बच्चा। नवदीप का भी लगता है ठीक है। नहीं प्रणय चेक करो। नहीं वैष्णवी गलत हो गया बेटा तुम्हारा। अनिकेत चेक करो बेटा गड़बड़ है। लक्ष्य का सही है। शिवम भी ठीक जा रहा है। सृजन भी ठीक जा रहा है। लक्ष्य शिवम और सृजन ठीक जा रहा है बेटा तुम लोग। ईश्वर मिश्रा ये भी ठीक है बच्चा। उत्कर्ष पर्व दक्ष ठीक है बच्चा। चलो मैं करता हूं। देखो बेटा अगर मैं मान लूं कि इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है बच्चा ये है एफ, तो एफ कितना लिख देंगे बेटा हम लोग? जीएम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बोलो बच्चा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ना। अब देखते बेटा अब इसमें से किसी एक का एफबीडी बनाया जाए। दोनों में से किसी एक का एफबीडी बनाया जाए तो क्या होगा? देखते बेटा इसका बनाया जाए बीडी है ना, तो देखो बेटा ऐसे हो जाएगा हमारा फोर्स एफ और ऐसे भी हो जाएगा बेटा फोर्स एफ है ना, और एकदम बीचों बीच में ऐसे हमारा फोर्स होगा बेटा F/2 होगा। बोलो होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा ये √2a। डिस्टेंस ये हो जाएगा बेटा √2a। इसका मतलब फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ना ठीक है बच्चा। तो देखो इन सब का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा बेटा, इन सब का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? तो कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स जो होगा बेटा ये हो जाएगा F/2 प्लस F cos 45 × 2। बोलो बच्चा होगा? बोलो F cos 45 F cos 45 दोनों का आएगा बेटा। और ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए बेटा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा? देखो F × 1/2 प्लस √2 होगा बेटा। 1/2 प्लस √2 इज इक्वल टू m × v²/r। r कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा a/√2 होगा बेटा। f कितना हो गया? f हो गया gm² बाई a² 1/2 प्लस √2 इज इक्वल टू √2 m v²/a। तो देख बेटा एक a कट गया, एक m कट गया है ना। अब √2 से डिवाइड कर लो, सो v शुड बी इक्वल टू gm/a इंटू 1/2 √2 प्लस 1 है ना बच्चा। ये हमारा होगा स्क्वायर रूट। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। 0 होगा ना। ठीक है, cos 90 क्या बच्चा? cos 90 0 हो जाएगा ना। कहाँ cos 90 होगा? अरे भाई क्या कर रहे हो तुम यार? 45 हो ऐसे ना बेटा, एंगल हो 45 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, cos 45 पे करना है। सर वो F/2 का एक बार बता दीजिए ना। बोलो बेटा इसका फोर्स यहाँ पे क्या लिखोगे? gm² बाई √2 का स्क्वायर होगा बेटा। बोलो। हाँ सर, हाँ ठीक है सर, तो समझ अगर गया मैंने f समझ गया। माना तो इसको F/2 बोल सकते हैं ना।
हाँ सर समझ गया समझ गया। इरेज कर दूं बेटा, इरेज कर दूं? देखो बेटा, अगला सवाल, अगला सवाल ये है बेटा, ये हमारा अर्थ, ये हमारा बेटा अर्थ मान लो, है ना। अर्थ को एक माना गया है सॉलिड स्फीयर, हालांकि ऐसा है नहीं, है ना बेटा, परफेक्ट स्फीयर थोड़ी है, लेकिन मान सकते हैं। कैपिटल ए हमारा वैल्यू कितना होता है बेटा, ये होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ये क्या हो गया बेटा, अर्थ का मास हो गया, ठीक है। और आर जो है बेटा रेडियस ऑफ अर्थ, ये होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, इसका मतलब 6400 किलोमीटर, ठीक है बच्चा। अब सोचो इस स्फीयर में क्या किया गया, अर्थ है बेटा, अर्थ में क्या किया गया, एक बना दिया गया टनल, एक बना दिया गया टनल, ऐसा बना दिया गया टनल बेटा, यूं बना दिया गया टनल, ठीक है बच्चा। ये हमारा टनल हो गया बेटा, ये हमारा, ठीक बेटा, ये हमारा क्या है, नैरो, थिन नैरो टनल, है ना बेटा। क्या है, ये है थिन नैरो फ्रिक्शनलेस टनल, है ना बच्चा, ठीक है। अब बोलो, अगर हम यहां से एक मास को रिलीज कर दें, स्मॉल m को यहां से छोड़ दें, तो बोलो बच्चा यहां पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, बोलो तो, बोलो बच्चा, वहां पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। सर कहाँ पर पहुंचना है? अगर यहां से छोड़ दें इस मास को, है ना बेटा, यस तो सर। टनल से इंटर करता हुआ वो यहां तक पहुंच पाएगा, या इसके पहले रुक जाएगा, या इसके आगे निकल जाएगा, बाहर बोलो बेटा। बाहर नहीं पहुंच पाया। वहाँ नहीं पहुंच पाएगा, रुक जाएगा। एकदम वहीं तक पहुंचेगा बेटा, है ना, उससे बिल्कुल आगे भी रुकेगा नहीं, पीछे भी रुकेगा नहीं, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए ना बेटा, बोलो। यस सर। इस पूरे मोशन में कौन सा फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यस सर। और सरफेस से नॉर्मल फोर्स लगेगा, लगेगा ना बेटा। यस सर। यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और सरफेस से नॉर्मल फोर्स लगेगा, है ना बच्चा, और कोई फोर्स तो लगेगा नहीं। नॉर्मल का वर्क 0 और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व रहेगी। यस सर। यहां से अगर मैंने छोड़ा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी K बराबर 0 और पोटेंशियल एनर्जी मान लो x, है ना बेटा, तो फिर से वहीं रुकेगा जब पोटेंशियल एनर्जी x हो बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी x कहाँ होगी, वापस सरफेस पे ना होगी वापस। यस सर। बात समझा ना बच्चा, इसका मतलब यहीं तक पहुंचेगा, यहीं पे आके रुकेगा, सरफेस पे आके रुक जाएगा, समझा बच्चा। फिर दोबारा भी सर वापस आ सकता है। हाँ दोबारा फिर जाएगा अंदर, है ना, तो ऐसा मतलब यूं करने लगेगा। ऐसे मूव करता रहेगा बच्चा, ये ऑसिलेट करता रहेगा, है ना। तो सवाल पूछता हमसे ये है, ये पॉइंट को A मान लिया और इसको B मान लिया, है ना बच्चा। कहता है इफ द मास स्मॉल m is released at the opening of tunnel, जहां टनल खुल रहा है बेटा, है ना,
वहां पे हमने छोड़ा, कहां पे? एट ए पे, है ना? तो कहता है फाइंड टाइम टेकन बाय इट टू रीच बी। समझे बेटा? बी तक पहुंचने में समय कितना लगेगा? क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा बेटा? नो सर। क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा? नो सर। नो सर, वेलोसिटी बढ़ती नहीं ना? है। चलो देखो मैं सॉल्व करता हूं बेटा इसको। देखो तो इसका सॉल्यूशन, मान लिया बेटा कुछ समय के बाद ये, अच्छा ये ड्रॉप कर दिया मैंने परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चा? मान लो पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ठीक है बेटा? तो इस वाले पॉइंट पे आएगा पार्टिकल, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा? सेंटर की तरफ ना, बोलो। यस सर। ऐसे लगेगा ना बेटा, एफ बोलो, यस है ना? यस सर। लेकिन इसका मोशन कैसे होगा बेटा? एक्स डायरेक्शन में होगा ना मोशन, बोलो। यस सर। है ना? तो अगर इस दूरी को अगर मैं एक्स मान लूं, इस दूरी को अगर मैं एक्स मान लूं, है ना बेटा, और ये एंगल को मैं थीटा मान लूं, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है बेटा, बोलो? ग्रेविटेशन। तो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू बोलोगे एफ कॉस थीटा बाई एम होगा बेटा, है ना? तो एफ बाई एम क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेविटेशनल फील्ड ई, तो ई इंटू कॉस थीटा होगा। इस स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये डिस्टेंस आर मान लो, बोलो बोलो। अंदर वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम आर बाई आर क्यू होगा ना बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है? के क्यू आर बाई आर क्यू, यस सर। के क्यू आर बाई आर क्यू, तो यहाँ हो जाएगा जी एम आर बाई आर क्यू इनटू Yes. cos थीटा। ट्रायंगल में देखो cos थीटा कितना होगा बेटा? एक्स बाई आर, यस सर। है ना? देखो आर आर क्या हो गया? कैंसिल, कैंसिल। है ना बेटा? तो क्या आ गया? जी एम एक्स बाई आर क्यू, ठीक है बच्चा? यस। है ना? अगर मैं कहूं इन वेक्टर फॉर्म, तो बोलो बेटा एक्स का कहां से कहां दूरी है? एक्स कहां से कहां दूरी है? A to बोलेगा B. टनल के सेंटर से पार्टिकल की दूरी, बोलो बच्चा। यस सर। यस सर। टनल के सेंटर से पार्टिकल की दूरी, दूरी। है ना बच्चा? और ए हमारा क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। दोनों के डायरेक्शन को देखो तो क्या दिख रहा है बेटा? डायरेक्शन पॉजिटिव। अपोजिट दिख रहा है बेटा। तो जी एम बाई आर क्यू इंटू एक्स वेक्टर बोलेंगे बेटा ऐसे। यस सर। तो ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वेक्टर हो गया ना? इसका मतलब क्या हो गया? साबित ये एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ हो गया, है ना बेटा? ये साबित हो गया कि मोशन कैसा होगा? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। समझा ना बच्चा? ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। ये तो बात साबित हो गई बेटा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? इन एसएचएम, ए इक्वल टू होता है बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया बेटा? बोलो जी एम बाई आर क्यू होगा बेटा, ठीक है? तो क्या होगा? टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? बोलो बेटा। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड टी क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा। इसका मतलब 2 पाई स्क्वायर रूट आर क्यू बाई जी एम, बोल बेटा, होगा, ठीक है? तो बेटा ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ? यहां तक जाना और फिर यहां तक आना वापस, बोलो बच्चा, है ना? लेकिन सवाल में पूछा गया है टाइम फॉर ए बी, है ना बेटा? टाइम फॉर ए बी क्या हो जाएगा? तो आधा ना हो जाएगा बेटा, बोलो पाई रूट ओवर आर क्यू बाई जी एम, बोलो बच्चा, समझे ना? ठीक। इसमें तो बेटा हर क्वांटिटी नोन है ना?
पाई भी नोन है तुम्हारा, आर भी नोन है, जी भी नोन है, एम भी नोन है, सारे वैल्यू पुट कर सकते हो ना बेटा। तो सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगा 84.6 मिनट। समझा बेटा कितना आएगा? 84.6 6 मिनट। लिख लो। सबसे पहले एसएचएम पढ़ाना चाहिए। क्या बोला? सबसे पहले एसएचएम होना चाहिए था। क्यों? सर अगर ये क्यों लगता है तुमको? सर अगर ये टनल ऑफ अर्थ के सेंटर से बने तो भी ये टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। क्या बोलो? सर अगर ये टनल ऑफ अर्थ के सेंटर से बना है तो भी सर टाइम पीरियड कहीं से सेम भी ही बनाओ, रहेगा। ये कहीं से भी बनाया जाए सेम ही आएगा बेटा। नहीं, ये 84.6 तो पूरे का होता है बेटा, गड़बड़ है। ये 42.2 होगा, आधा का होगा ना। सर टनल डायमीटर के अबाउट बने तो टाइम आधा आना चाहिए। क्यों बता? क्या कहीं भी इस कैलकुलेशन में दूरी आई? ये दूरी तो आई ही नहीं बेटा, है ना? ये दूरी तो हमारी आई ही नहीं बच्चा। इसका मतलब ये डायमीटर हमारे लंबाई टनल कैसा भी हो, हर बार टनल को क्रॉस करने का टाइम हमारा कितना होगा? 42.2 मिनट। दक्ष बिल्कुल सही कहा। 84.4 होता है, हालांकि वो भी 84.4 जो होता है बेटा, ये पूरे ओसिलेशन का टाइम होता है। हमें तो आधा की जरूरत है ना। नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं वेक्टर के फॉर्म में? भाई तुमको डायरेक्शन दिखा दिया, आप क्यों पूछ रहे हो बेटा? इरेज कर दूं बेटा? यस सर। लिख रहे हो अभी? लिखो। अब इरेज कर दूं? यस सर हो अब गया। कर रहा हूँ बच्चा, है ना? तो देखो बेटा, हमने जो अभी देखा प्रॉब्लम और जिसका सॉल्यूशन देखा बेटा हम लोगों ने, है ना? ये जो हमारा है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल ट्रेन, है ना बेटा? ये ग्रेविटेशनल ट्रेन का कॉन्सेप्ट है ना? ठीक है। इफ इट हैज बीन रियलाइज्ड, इफ इट वुड हैव बीन रियलाइज्ड, अगर सोचो ऐसा वाकई में हुआ होता तो क्या होता? देन we could have traveled from any place
एनी प्लेस टू एनी प्लेस, किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक, ऑन अर्थ सरफेस, है ना बेटा, इन इक्वल टाइम 42.2 मिनट्स। बोलो बेटा ये बात समझ में आई? अगर मान लो अर्थ के पास, अर्थ पे बहुत सारे ऐसे बना दिया जाए टनल, है ना बच्चा, है ना, तो क्या होगा, अर्थ के किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक पहुंचने में समय हमारा कितना लगेगा बेटा? 42.2 मिनट, है ना। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया। मोदी जी को और योगी जी में टनल योजना भी शुरू कर देनी चाहिए। देख बच्चा, सर अगर वो ऐसा जो हो गया मान पॉइंट लो, होगा नहीं जो हो सकता। सर वो हाँ? जो दोनों पॉइंट होगा वो सरफेस पे ही होगा ना अर्थ के। हाँ तो अब भैया ये बताओ, तो टनल का मतलब क्या होता है? सरफेस के अंदर, सर बीच में तो कोर है, वहां पे तो बीच एकदम में तो गर्म है। कोर है ना वो बिल्कुल अर्थ सही बात। में। यही सब प्रैक्टिकल समस्या है बेटा, प्रैक्टिकल समस्याएं इस तरह बहुत है ना। दूसरी भी बात, अर्थ के अंदर क्या है? नो वन नोस, डू यू नो? अर्थ के अंदर क्या है बच्चा? ये नो वन नोस, किसी को नहीं पता, है ना। सब लोग अपनी अपनी थ्योरी लगा रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल किसी को नहीं पता, है ना। जैसे कि अर्थ का कितना रेडियस है बच्चा? बोलो। 64 6.4 किलोमीटर है ना into 10 बच्चा। to the power 6 मीटर। इसका मतलब 6400 किलोमीटर तुम अगर यहाँ से अंदर घुसना शुरू किए तो 6400 किलोमीटर के बाद तुम पहुंचोगे वहां। हाँ सर। 6400 किलोमीटर, कैन यू इमेजिन? इतना बड़ा दूरी तुम ट्रेवल करोगे तब सेंटर पहुंचोगे, है ना। और आज तक जो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है बेटा, डाटा तो मुझे याद नहीं, रफली शायद वो 20 किलोमीटर के आसपास का है, उससे बड़ा कोई नहीं कर पाया एक्सपेरिमेंट। तो अर्थ के अंदर क्या है? नो वन नोस, है ना बच्चा। तो इसको अगर हम ट्राई भी करें इस चीज को, समस्याएं क्या होंगी बताओ? एक सबसे बड़ी समस्या होगी फ्रिक्शनलेस टनल क्रिएट करना, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा? एनर्जी हो बीच में ही जाएगा रुक बेटा जाएगी। लॉस। एनर्जी लॉस होगी तो बीच बीच में ही कहीं रुक जाएगा, है ना। फिर रस्सी की बांध के निकालना पड़ेगा बाहर। पहुंचना था अमेरिका, समस्या। पहुंच जाएगा भूटान। दूसरी बड़ी बात क्या है बेटा, कि इसमें जो एक्सीलरेशन आ रहा है बच्चा, वो क्या आ रहा है देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ना बेटा, बोल। यस सर। है ना, मतलब एक्स जितना बड़ा होगा उतने एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। इतना हाई एक्सीलरेशन ह्यूमन बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकता बच्चा, है ना। ये सब भी समस्याएं हैं प्रैक्टिकल बहुत सारी, जो कि रियलाइज नहीं हो सकता। चलो बच्चा आगे बात करें। सर 1 मिनट लिख लें सर। लिख लो। दक्ष लिख रहा है, टनल में जाएगा इंसान और बाहर आएगा कंकाल लावा की वजह से। मतलब जनसंख्या कम करने की अच्छा तरीका हो सकता है। अनिकेत लिखा सर है ये पहला सब ट्राई आप मान लो सर। पहला ट्राई मैं मान लूं, मार लूं। हाँ देखो भाई, पहले तो मैं कर लूं, बस मुझे तुम्हारी कोर्स की चिंता है कि तेरा सिलेबस भी खत्म करना जरूरी है ना यार। एक बार तुम्हारा सिलेबस खत्म कर लूं फिर सोचता हूँ। शिवम लिख रहा है, सर हमारे यहाँ तो पानी निकल आता है अर्थ में से। ये भी सही बात है बेटा, पानी निकल जाता है हमारे यहाँ से, कोई बात नहीं, पानी पीते पीते आगे बढ़ेंगे हम लोग। खाली पानी मिलता है भाई, खाना ही मिले तो दिक्कत ना हो। अब इरेज कर दूं? चलो बच्चा इरेज करता हूं।
अनिकेत लिख रहा है सब काम चाइना वाले ही करेंगे। चलो देखो बच्चा, हमारी बहुत सारी साइंस का हिस्सा जो है ना बेटा, ये थ्योरी पे बेस्ड है ना। बहुत सारी साइंस का जो हिस्सा हमारा है जो थ्योरी बेस्ड है, जिनका प्रैक्टिकल हो नहीं पाया आज तक। कभी कभी हुआ, कभी अगर हुआ तो हो सकता है बहुत बड़ा कोई बदलाव आए हमारे पढ़ाई लिखाई में। चलो देखो बच्चा, अब देखा जाए पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जिस तरह से बेटा पहले हम लोग कहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसी तरह से ग्रेविटेशन में भी कहेगा बेटा। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था बेटा, उसी तरह से ग्रेविटेशन में भी कहोगे, है ना। पहले भी तुमने पोटेंशियल का सिंबल भी दिया था, अभी मैं भी दे रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी हमारा अभी बेटा यू लिख रहा हूं मैं, है ना। और सारा कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है ना। जैसे कि मैंने पढ़ा था ना, E इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। बोलो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x डायरेक्शन में चाहिए तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, y में चाहिए बेटा तो y के रेस्पेक्ट में, है ना। फिर याद करो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या बताया था, v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। लिमिट क्या कहा था मैंने बेटा, रेफरेंस से लेकर के रिक्वायर्ड पॉइंट तक, है ना। जहां रेफरेंस मानते हो, यूजुअली कहाँ मानते थे बेटा हम लोग, इन्फिनिटी पे ना बेटा बोल। यस सर, जहां इनफिनिटी। से स्टार्ट करके वहां तक जहां पे तुमको निकालना हो पोटेंशियल, है ना बेटा। ठीक है, तुम इसी को देख के ना बोले थे बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, यस सर। है ना बच्चा। अभी भी तुम सेम बोलोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है बच्चा, जब भी तुम्हें कहीं बोलना होता था पोटेंशियल एनर्जी तो तुम क्यू इंटू वी बोलते थे ना बेटा, है ना। अब तुम क्यू इंटू वी नहीं बोलोगे, एम इंटू वी बोलोगे, ये अंतर है ना बेटा। ठीक है, अगर याद करो तुम्हारे पास 2 पॉइंट चार्ज होता था बेटा, अगर तुम्हारे पास 2 पॉइंट चार्ज होता था तो उसका रिजल्ट क्या आया था, याद करो, U इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर आया था ना बेटा। यहाँ हो जाएगा G M1 M2 बाई आर। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बेटा ये अट्रैक्टिव फोर्स है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव हो, नेगेटिव होगा बेटा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू बेटा हर बार तुम नेगेटिव ही लोगे, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है बच्चा, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना बच्चा। ठीक है, जैसे कि तुमने अगर कहा था बेटा पॉइंट चार्ज की वजह से, तो के क्यू बाई आर कहा था ना बेटा। यहाँ पॉइंट चार्ज की वजह से क्या कहोगे, माइनस जी एम बाई आर पोटेंशियल। कि अगर तुम्हारे पास कोई पॉइंट चार्ज हो, इसका मास कैपिटल एम हो, और यहाँ से आर की दूरी पे यहाँ तुमको लिखना है पोटेंशियल, तो क्या लिखोगे, माइनस जी एम बाई आर। ठीक है बच्चा, अगर तुम्हारे पास रिंग हो तो क्या लिखोगे, माइनस जी एम बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। ये रिंग हो गया, यहां से एक्स की दूरी पे ये आर, यहाँ का पोटेंशियल। जब भी लिखोगे पोटेंशियल तो हमेशा नेगेटिव ही लिखोगे बेटा, है ना। डिस्क के वजह से v इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, 2 पाई जी सिग्मा आर इंटू 1 माइनस आर बाई स्क्वायर रूट, एक बार गड़बड़ लग रहा है मुझे कुछ, एक्स बाई नहीं, 1 माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक जीरो पुट कर दो, ठीक है ना बच्चा। ठीक, इसके वजह से, डिस्क के वजह से, अगर डिस्क हमारा हो तो आर एक्स डिस्टेंस पे आर रेडियस पे, है ना बच्चा। ये हमारा होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला, है ना बेटा। अगर तुम्हारा हॉलो स्फीयर हुआ, हॉलो स्फीयर होगा तो क्या कहेंगे, इनर वाले पॉइंट का पोटेंशियल
माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, है ना बेटा। और आउटर वाले पॉइंट पे माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। किस केस में? अगर ये हॉलो स्फीयर हो, सेल हो बेटा, है ना, हॉलो स्फीयर अगर हो और इसका रेडियस कैपिटल आर हो और इसका मास एम हो, इस वाले पॉइंट के लिए हो गया वी इनसाइड और इस वाले पॉइंट के लिए हो गया वी आउटसाइड। ठीक है बच्चा, लिख लो। बिल्कुल ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हर बार नेगेटिव ही होगा, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता बच्चा। राम शर्मा लिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना पढ़ लिया कि ग्रेविटेशन नाम भी बहुत मुश्किल से आ रहा है। गलती से इलेक्ट्रोस्टैटिक ही नाम आ रहा है, नहीं बार बार। सही बोल रहा है रोहन सर। कभी फिजिक्स का एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कंट्राडिक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि मैथ्स और केमिस्ट्री में तो पूछो ही मत। मैथ्स भी कहाँ होता है बेटा? मैथ्स भी नहीं होता, केमिस्ट्री में होता है थोड़ा बहुत। सर केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत नहीं होता, उसमें सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन ही होता है। नहीं, तुम गलत सोचते हो। हर चीज में एक्सेप्शन है सर उसमें। नहीं है ऐसा। इनऑर्गेनिक में भले ही है, लेकिन बेटा इनऑर्गेनिक में भी जो है एक्सेप्शंस ना, वो एक्सेप्शंस भी एक खास तरीके का एक्सेप्शंस है। उसको आप रूल्स की तरह भी कहीं कहीं इस्तेमाल कर सकते हो। जितना इलॉजिकल सोचते हैं हम लोग केमिस्ट्री, उतना केमिस्ट्री है नहीं बच्चा वाकई में। बस अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। सर आपको केमिस्ट्री देखो अगर पसंद थी ऐसा सर? होता बेटा वाकई में, जानते हो समझो, जानते हो ना बेटा, सबसे हाई स्कोरिंग केमिस्ट्री होता है ना। कैसे होता है सोचो, अगर इतना होते तो ऑर्गेनिक्स। पूरी केमिस्ट्री होती है बेटा स्कोरिंग, चाहे फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो। यस सर। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है इनऑर्गेनिक। हाँ सर, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही साथ आंसर आ जाएगा। या अगर तो यस आता है या तो तो नो। ठीक, नहीं आता है तो गया। यस सर। इनऑर्गेनिक में टाइम वेस्ट नहीं होता कभी भी किसी क्वेश्चन में, क्योंकि फिजिकल में हो जाता है। यस सर। आपको केमिस्ट्री पसंद थी सर? क्या? आपको केमिस्ट्री पसंद थी सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो अपने जमाने में मैथ अच्छा लगता था, जबकि सबसे ज्यादा क्या सर फिजिकल केमिस्ट्री एकदम जीके जीएस की तरह ही होती है। लिख लिया बेटा, बाई तरफ का विडेज कर दूं, बाई तरफ वाला। बराबर 2 पॉइंट चार्ज को लिखा है सर। हाँ 2 पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज लिख दिया ना मैंने, देखो सही बोला। इतना हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ग्रेविटेशन का इज्जत नहीं मिल पा रही उतनी ग्रेविटेशन को। 2 पॉइंट मास है बच्चा वो। तो वैसे सॉलिड स्फीयर में क्या था फॉर्मूला बेटा? सॉलिड फॉर्मूला स्फीयर में था पोटेंशियल बाहर वाले के लिए माइनस जी एम बाई आर और अंदर वाले के लिए माइनस जी एम बाई 2 आर क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ना बेटा। ऐसा कब करना है? जब ये सॉलिड स्फीयर हो, है ना बच्चा। और यहाँ से रेडियस कैपिटल आर और ये मास एम। अंदर वाला पॉइंट ये हुआ, बाहर वाला पॉइंट ये हुआ। ये क्या होना चाहिए? सॉलिड स्फीयर। ठीक है। चलो बच्चों, होमवर्क जहां तक था वहीं तक है अभी भी, है ना। जो बच्चे कल एग्जाम देने वाले हो एडवांस का, उनके लिए ऑल द बेस्ट। दिमाग पे काबू रखना, है ना, बस अच्छा एग्जाम देना, है ना। चलो मंडे करेंगे डिस्कशन बेटा। बाय सर। बाय बच्चों, बंद कर रहा हूँ मीटिंग। बाय सर। बाय।